तो साथियों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो है सभी चैप्टर का जो है अंतर से संबंधित इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अंतर से संबंधित एग्जाम में जो है क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित रूप से, तो आप लोग इसको इन सभी क्वेश्चनों को जरूर याद कीजिएगा, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताए। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। इन सभी क्वेश्चनों को जरूर याद कीजिएगा और हम आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। तो देखिए जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, दोनों में अंतर को समझेंगे। तो देखिए जन्म दर, तो जन्म दर देखिए देखिए प्रति हजार बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म जन्म दर कहते हैं। यानी कि प्रति हजार हजार बच्चों में जो है एक वर्ष में जितने बच्चे जीवित रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रति हजार बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, देखो देखिए प्रति हजार बच्चों पर जो है एक वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो प्रति हजार बच्चों पर एक वर्ष में जो है जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और प्रति हजार बच्चों पर एक वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। देखिए जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। तो याद रखिएगा कॉमन बात है दोनों में, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। देखिए जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, जन्म दर को प्राकृतिक विधि द्वारा जो है, कई विधि है, प्राकृतिक विधि है, कृत्रिम विधि है, तो उन सभी विधियों के द्वारा जो है जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु दर को जो है नियंत्रण नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि जन्म दर को नियंत्रण कर सकते हैं, मृत्यु दर को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वृद्धि और विकास में अंतर बताए। तो देखिए वृद्धि और विकास में अंतर बताना है। तो देखिए देखिए वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। तो देखिए वृद्धि व्यक्तियों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि जो होता है व्यक्तियों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे देखिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, भार आदि में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ठीक है। और देखिए विकास व्यक्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, जैसे व्यवहार में परिवर्तन। तो याद रखिएगा वृद्धि व्यक्तियों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई भार आदि में परिवर्तन, और विकास व्यक्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन। देखिए यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है और विकास जो है यह हमेशा धनात्मक होती है। तो विकास हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इनमें से कौन जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो देखिए वृद्धि जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है और विकास हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है। और देखिए देखिए यह समय अवधि में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि जो है समय अवधि में परिवर्तन हो जाता है और विकास, देखिए विकास भी, यह भी एक समय अवधि में परिवर्तन होता है। देखिए वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, जबकि देखिए विकास की क्रिया सतत प्रक्रिया है, यानी कि विकास की क्रिया जो है आजीवन चलती रहती है। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताए। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताना है। देखिए कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। देखिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, तो दोनों में अंतर को समझेंगे। देखिए कुटीर उद्योग, देखिए यह उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। देखिए अगर एग्जाम में आप लोग से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर पूछता है, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को 3-3 अंतर ही लिखना है। ठीक है, 3-3 अंतर। तो देखिए कुटीर उद्योग जो है मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं और लघु उद्योग, देखिए इस उद्योग में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं और लघु उद्योग में श्रमिक यानी कि मजदूर कार्य करते हैं। देखिए देखिए कुटीर उद्योग, देखिए यह उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। और देखिए लघु उद्योग में, देखिए इस उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। कुटीर उद्योग में देखिए यहाँ पर कि यह इस उद्योग में स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और याद रखिएगा कुटीर उद्योग में जो है स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि देखिए लघु उद्योग में, देखिए इस उद्योग में बड़े क्षेत्र की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए इसमें कच्चे माल की पूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है और जो है कुटीर उद्योग में देखिए कच्चे माल की पूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है। और लघु उद्योग, देखिए इसमें कच्चे माल की आपूर्ति जो है बाहर बाहर से आयात माल द्वारा की जाती है। इसमें कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयात माल द्वारा की जाती है। ठीक है। और देखिए कुटीर उद्योग में, देखिए इस उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है। कुटीर उद्योग में जो वस्तु तैयार किया जाता है तो उसके लिए बाजार स्थानीय होता है, जबकि देखिए इस उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है, अर्थात यह दूरस्थ दूरस्थ जो है बाजारों में भेजा जाता है। तो ये कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रवास के
अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताएँ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष क्या कारक में अंतर। देखिए, प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में निम्नलिखित अंतर है, जो इस प्रकार है। देखिए, अपकर्ष कारक, देखिए प्रवास के वे कारक जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में, यानी कि जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए, यानी कि जहाँ पर जाकर जाना चाहते हैं, अधिक आकर्षित करते हैं। जाने के लिए क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो उसी को अपकर्ष कारक कहलाते हैं। क्या कहलाता है? अपकर्ष कारक। जैसे देखिए, काम के बेहतर अवसर जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर लोग बसना चाहते हैं। रहन-सहन की अच्छी दशाएँ, शांति इत्यादि। अब देखिए प्रतिकर्ष कारक, देखिए प्रवास के वे कारक जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, जैसे देखिए बेरोज़गारी, अपराध इत्यादि। प्रतिकर्ष कारक में बेरोज़गारी हो गया, अपराध हो गया इत्यादि। देखिए ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं और जो है अपकर्ष कारक जो है जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। और देखिए प्रतिकारक, देखिए ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य करते हैं और प्रतिकर्ष कारक जनसंख्या को जो है किसी भी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य करते हैं। देखिए ये प्रवास किए जाने वाले वस्तुओं की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं और देखिए अपकर्ष कारक जो है प्रवास किए जाने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। तो याद रखिएगा, अ, अपकर्ष कारक प्रवास किए जाने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं और प्रतिकर्ष कारक देखिए जिन क्षेत्रों में उत्प्रवास होता है, वहाँ ये कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में सहायता होते हैं, क्योंकि इसमें उत्प्रवास में क्या होते हैं, स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, तो इसमें वहाँ पर क्या होते हैं, ये कारक जो है उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में जो है सहायता करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों में अंतर बताएँ, तो ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर। देखिए ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों में निम्नलिखित अंतर है, जो इस प्रकार है। देखिए ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों, तो देखिए ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय जैसे जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि की प्रधानता मिलती है। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि की प्रधानता मिलती है। और देखिए नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय जैसे व्यापार, उद्योग, परिवहन सेवाएँ की प्रधानता होती है। तो और याद रखिएगा कि नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय जैसे व्यापार, उद्योग, परिवहन सेवाएँ की प्रधानता होती है। देखिए ग्रामीण बस्तियाँ छोटी होती है, ग्रामीण बस्तियाँ छोटी होती है और नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है और नगरीय बस्तियों का आकार क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। देखिए ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या कम यानी कि एकाकी होती है। ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या कम यानी कि एकाकी होती है और देखिए नगरीय बस्तियों की जनसंख्या अधिक होती है, सघन होती है। नगरीय बस्तियों की जनसंख्या अधिक होती है, सघन होती है। तो दोनों में सिंपल बात है कि ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि की प्रधानता मिलती है और नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय जैसे व्यापार, उद्योग, सेवाएँ, परिवहन की प्रधानता होती है और देखिए ग्रामीण बस्तियाँ छोटी होती है और नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है। देखिए ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या कम होती है यानी कि एकाकी कम होती है और नगरीय बस्तियों की जनसंख्या सघन यानी कि अधिक होती है, ठीक है? इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चालवासी पशुचारण और देखिए वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताएँ, तो चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताएँ। देखिए चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखिए चालवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है। चालवासी पशुचारण जो है एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है, जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम पर आधारित होता है। चालवासी पशुचारण प्रमुख रूप से मानवीय श्रम पर आधारित होता है और देखिए वाणिज्य पशुधन पालन, यह एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होती है। और देखिए वाणिज्य पशुधन पालन जो है आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होता है। देखिए, इसमें फ़र्म की आवश्यकता नहीं होती है, चालवासी पशुचारण में फ़र्म की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि देखिए वाणिज्य पशुधन पालन में इसमें फ़र्म की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें व्यवसाय में देखिए इस व्यवसाय में एक साथ एक साथ जो है कई पशुओं को पाले जाते हैं। चालवासी पशुचारण में एक साथ जो है कई पशुओं को पाले पाले जाते हैं और देखिए वाणिज्य पशुधन पालन में इसमें एक ही इसमें केवल एक ही प्रकार यहाँ पर होगा, ऐसे एक ही प्रकार के पशुओं पाले जाते हैं, ठीक है? देखिए और देखिए चालवासी पशुचारण में देखिए, इसमें पशुओं का पालन-पोषण परंपरागत विधियों के द्वारा माध्यम से किया जाता है, जबकि इसमें देखिए, इसमें पशुओं का पालन जो है वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। और देखिए इसमें प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। पशुचारण में देखिए प्रजनन हो गया, जननिक सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में देखिए प्रजनन हो गया, जननिक सुधार, बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यह है चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर बताएँ।
तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। देखिए, भारत में शुष्क कृषि ऐसे प्रदेश में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम रहती है। याद रखिएगा कि भारत में शुष्क कृषि ऐसे प्रदेशों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम रहती है। देखिए, आर्द्र कृषि वह क्षेत्र जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर देखिए वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है? अधिक जो है होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा, शुष्क कृषि में क्या होता है? शुष्क कृषि में देखिए, शुष्क कृषि ऐसे प्रदेश में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि आर्द्र कृषि में जो है वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है? उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। देखिए, देखिए इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने की क्षमता पाई जाती है और शुष्क कृषि में जिन क्षेत्रों में होते हैं, उस क्षेत्रों में जो है शुष्कता को सहन करने की क्षमता फसलें उगाई जाती है। तो याद रखिएगा, जैसे देखिए रागी हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी फसल जो है शुष्क कृषि के अंतर्गत मतलब जो है मुख्य रूप से उगाया जाता है। देखिए, और आर्द्र कृषि इन फसलों में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इसमें देखिए इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसलें उगाई जाती है, जबकि देखिए आर्द्र कृषि में देखिए इन फसलों में जो है पानी की जो है बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इसमें देखिए गन्ना, चावल हो गया, जूट हो गया, ठीक है? दोनों में अंतर भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निबिल बोए गए क्षेत्र और तथा सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर बताएँ। तो निबिल बोए गए क्षेत्र और सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर। देखिए, निबिल बोए गए क्षेत्र और सकल बोए गए क्षेत्र। तो देखिए, निबिल बोए गए क्षेत्र, देखिए वह भूमि जिन पर फसलें उगाई और काटी जाती है, उसे निबिल बोए गए क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जिस भूमि पर फसलें उगाई और काटी जाती है उसे निबिल बोए गए क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, उसे निबिल बोए गए क्षेत्र कहते हैं। और सकल बोए गए क्षेत्र, देखिए इस क्षेत्र में एक एक कृषि वर्ष में जो है विभिन्न फसलें के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है और सकल सकल बोए गए क्षेत्र में क्या किया जाता है कि एक कृषि वर्ष में जो है विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल फसलों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान में अंतर बताएँ। तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थानों में अंतर। देखिए, उद्गम स्थान, देखिए, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं। जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, जबकि जिस स्थान पर जाकर बसते हैं, यानी कि जहाँ से जाते हैं उसको उद्गम स्थान और जबकि जिस स्थान पर जाकर बसते हैं उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल सा है, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, जबकि जिस स्थान पर जाकर बसते हैं उस स्थान को जो है गंतव्य स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आखेट और आखेटक में अंतर बताएँ। तो आखेट और आखेटक में अंतर। आखेट और आखेटक। देखिए, आखेट क्या होता है? जंगली पशु-पक्षियों को शिकार कर उसे भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना आखेट कहलाता है। याद रखिएगा कि जंगली पशु-पक्षियों को शिकार कर उसे भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना आखेट कहलाता है। जैसे देखिए, आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट करते थे। आदिमकालीन मानव जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट करते थे। आखेटक, देखिए आखेट करने वाले अर्थात जंगली पशु-पक्षियों को शिकार करने वाले व्यक्ति को आखेटक कहते हैं। आखेटक मतलब कि जंगली पक्षियों को जो है शिकार करने वाले को क्या व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यक्ति मानव को जो है आखेटक कहते हैं। तो आखेट और आखेटक में अंतर निश्चित रूप से याद रखिएगा। ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोग निश्चित रूप से याद करिएगा। इसमें से कम आप लोग को एग्ज़ाम में 1 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा और सभी को बिल्कुल आसान भाषा में बता दिए हैं। इसका पीडीएफ लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। पीडीएफ से याद कर लीजिए या नोट्स बनाकर याद कर लीजिए, जिस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव का 5-5 सेट जो है कल से लगातार जो है 5 सेट ज्योग्राफी का कराकर उसको खत्म कर देंगे, ठीक है? 5 सेट ऑब्जेक्टिव का, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर जो है 70-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।